जिसे बीजेपी ने कांग्रेस के लिए बनाया है। मध्य प्रदेश बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक गुरुवार को हुई, तो इस बैठक के दौरान कांग्रेस और कमलनाथ पर जम्बो अटैक भी हुए। कोरोना और कांग्रेस का मसला ऐसा गूंजा कि इसकी गूंज 2023 के चुनाव में भी सुनाई देगी। कमलनाथ पर बीजेपी का प्लान तैयार। जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में हुए वार। 2023 में होगा महामुकाबला। कांग्रेस की घेराबंदी, बीजेपी का फैसला। एमपी बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में ही तय हो गया कि 2023 में बीजेपी किस आक्रामकता से कांग्रेस पर हमला करेगी। कार्य समिति की बैठक में ही ये झलक मिल गई कि पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ही निशाने पर होंगे। बीजेपी की इस बैठक से ये भी मैसेज मिला कि कोरोना पर कांग्रेस के काम और बयान का पूरा हिसाब लिया जाएगा। कमलनाथ जी ने कहा कि भारत महान कहाँ है, बदनाम है। ये शब्दावली देखो, ये मानसिकता देखो। अरे आपको भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है तो भारत के महान देश को बदनाम करने का काम क्यों पकड़ रहे हो? हर तरीके से कंफ्यूजन डालना, हर तरीके से कंफ्यूजन खड़ा करना, यह इनकी आदत है। वैक्सीनेशन पूरी दुनिया चिल्ला रही है, अमेरिका से लेकर के इंग्लैंड से लेकर के जो भी दुनिया के देश हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो गया तो हमने मास्क फ्री कर दिया। लेकिन भारत के अंदर अगर वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश इतिहास बनाता है, दुनिया के अंदर इतिहास बनाता है, तो कांग्रेस के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द होता है। दरअसल बीजेपी भी जानती है कि कमलनाथ राजनीति के कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 2018 में उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी का सत्ता में लगातार चौथी बार आने का सपना तोड़ा था। इस बार तो सियासी जंग का लेवल और भी अपग्रेड हो गया है। महामारी से सियासी फिजा बदल चुकी है और तो और सिंधिया भी बीजेपी में चले गए हैं और कमलनाथ फिर से विपक्ष में हैं। कमलनाथ जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर उनकी बहुत तरह की भूमिकाएं रही हैं, विकास की, निर्माण की, संगठनात्मक संरचना की, और उसी उनका जो स्किल है उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार को हम लोग पलटने में कामयाब हुए। तो उनकी जो प्रतिभा है उसका लाभ पार्टी ले रही है। जानकारों की माने तो सिर्फ बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक में ही कमलनाथ पर निशाना नहीं साधा गया है, पहले भी ऐसा होता रहा है। खास बात यह है कि इस कार्य समिति में सिंधिया समर्थक भी पहली बार मौजूद रहे, जो कांग्रेस को पहले से ही अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में कमलनाथ के लिए लड़ाई दोहरी हो जाती है। ऊपर से उनका हाल ही में दिया गया बयान भी विवादों में रहा, जिस पर उनके ही पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी असहमत नजर आए। कांग्रेस में फिर से गुट भी सक्रिय होते दिख रहे हैं। सवाल यही है कि 2023 में कमलनाथ वो कमाल कर पाएंगे जो 2018 में उन्होंने किया था, क्योंकि बीजेपी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन की सुगबुगाहट के बीच पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। खबर है कि सोनिया गांधी के साथ कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के साथ साथ यूपीए और कांग्रेस पार्टी से संबंधित कई अहम मसलों पर चर्चा की है। वैसे तो 24 जून से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभागवार बैठकें होने वाली थीं, जिसका नेतृत्व पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद करने वाले थे। लेकिन दिल्ली में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद कमलनाथ दिल्ली में ही रुके हुए हैं। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ साथ शरद पवार समेत कई राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात सुर्खियों में है। खबर यह भी है कि राजस्थान और पंजाब में पार्टी के भीतर चल रही सियासी खींचतान को लेकर भी कमलनाथ सक्रिय हैं और सारे नेताओं को मनाने का काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी हमारी पार्टी के बहुत बड़े और वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर उनकी बहुत तरह की भूमिकाएं रही हैं, विकास की, निर्माण की, संगठनात्मक संरचना की, और उसी उनका जो स्किल है उसी के आधार पर मध्य प्रदेश में 15 साल की सरकार को हम लोग पलटने में कामयाब हुए। हमेशा से केंद्र स्तर पर उनकी सेवाएं ली गई हैं और वहाँ वो सक्रिय रहे हैं। कई राज्यों में उन्होंने जो है इस भूमिका निभाई है, अभी भी वो निभा रहे हैं। कमलनाथ दिल्ली में एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस का संगठन ही कमजोर है, जिसके चलते सारी कोशिशें बेकार हैं।
कभी संगठन का काखा घाव उन्होंने नहीं किया। उनकी पार्टी है, उनका आंतरिक मामला है, मिले। पर मैंने तो ये सुना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री से नहीं मिली, वो पायलट से नहीं मिली, तो इनसे क्या मिलेंगे? मिल भी लेंगे तो मेरे ख्याल से तो जहां से चलेंगे वहीं रहेंगे। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेताओं में शुमार कमलनाथ पार्टी के लिए कई बार संकट मोचन का काम कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को सत्ता में दोबारा लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस के भीतर मची हलचल तराजू में मेंढक को तौलने जैसी है। एक को संभालो तो दूसरा बिचक जाता है। लेकिन सियासी पंडितों की निगाहें फिर भी कमलनाथ पर हैं। देखना होगा कि कमलनाथ जैसा नेता इन हालात में कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाता है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। इधर खंडवा में उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके साथ ही दोनों दलों ने जनता से भी संपर्क साधना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी उपचुनाव को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से बात की हमारे संवाददाता शेख रेहान ने। उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई। दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। उसको लेकर के पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव खंडवा के 2 दिवसीय दौरे पे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। अरुण, ये बताइए, चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? जो प्री तैयारी होती चुनाव को लेकर, तो संगठन को मजबूत करने का एजेंडा है अभी तो फिलहाल। और माननीय अध्यक्ष जी का भी निर्देश है कि बूथ कमेटीज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसको मजबूत करना। तो उस काम में, उस प्रक्रिया में हम सब लोग लगे हैं अभी। आज आपका दौरा है, आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके परिवार में संवेदनाएं व्यक्त करने आए हैं। तो लोग, विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं चुनावी दौरा है ये। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का समय भी नहीं है। आप तो जानते हैं कि पिछले 1 साल से कोविड की महामारी पूरे देश में फैली हुई है, और कुछ सियासत करने का नहीं, उस पर कुछ बात करने का भी मौका है। बहुत सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है। स्वाभाविक है, जब हमारा कार्यकर्ता के घर पहुंच गया, उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने का अवसर है अभी तो। यहाँ से आपके चुनाव लड़ने की भी अटकलें हैं। यदि पार्टी आपको मौका देती तो चुनाव लड़ेंगे आप? अभी तो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी का आदेश होगा उसको पालन करेंगे। ये थे अरुण यादव जी, जो कह रहे हैं कि पार्टी यदि उन्हें मौका देती है तो वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे जीत दिलाएंगे। शेख रेहान, बंसल न्यूज़, खंडवा। आगे बढ़ते हैं भोपाल से खबर, जहां मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी हो सकती है। आपको बता दें, कोरोना से गंभीर बीमारी होने वालों को अब प्राथमिकता दी जाएगी। इसके चलते पहले कैंसर, किडनी, ओपन हार्ट सर्जरी वालों को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब कोरोना के मरीजों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर किए जाएंगे और पहले अनुसूचित क्षेत्रों के खाली पद को भरा जाएगा। तो मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी जारी होने वाली। पॉलिसी में क्या कुछ प्रावधान है ये भी बता देते हैं। तो कोरोना से गंभीर बीमार होने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्तों को पहले भरा जाएगा। 3 साल की सर्विस होने के बाद ही ट्रांसफर किए जाएंगे। वहीं 1 साल के भीतर रिटायर होने वाले कर्मचारी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। पति पत्नी का एक साथ ट्रांसफर स्वयं के व्यय पर होगा। जिनके आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच लंबित हैं, उनके ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। अब बात करते हैं कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की ग्राफ में गिरावट आई है। आपको बता दें, 24 घंटे में कोरोना के 62 नए केस सामने आए हैं। वहीं 22 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हुई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट अब 0.09% पर आ गया है। वहीं 31 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला। भोपाल में 15, इंदौर में 10, तो ग्वालियर में 5 नए केसेस की पुष्टि हुई। और एक तरह से कहा जाए, पॉजिटिविटी रेट में भारी गिरावट देखने को मिली है और अब ये 0 के आसपास पहुंचने वाला है। तो 31 जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला और एक राहत की खबर प्रदेशवासियों के लिए। इधर भोपाल में BCLL कर्मचारियों पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। 12 से ज्यादा बदमाशों ने तलवारों से हमला किया। बताया जा रहा है कि BCLL की गाड़ियों से
पार्ट्स चोरी करने के लिए आरोपी आए थे और 12 से ज्यादा लोगों पर बदमाशों ने तलवारों से हमला कर दिया। वहीं आपको बता दें, सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। आईएसबीटी परिसर पर बीसीएलएल की बसें खड़ी थी, जहां ये बदमाश चोरी के इरादे से पहुंचे और जब उन्हें रोका गया तो तलवार से उन्होंने हमला कर दिया। तो बता दें, गोविंदपुरा थाना क्षेत्र की घटना है। कोरोना के कारण पूरी बसें नहीं चल रही हैं, जिसका फायदा उठाते हुए ये बदमाश चोरी के इरादे से वहां पहुंचे और लोगों ने जब उन्हें रोका तो तलवारों से इन बदमाशों ने हमला किया। अब बात करते हैं ऐसे झड़पों की जो खबरें बनी। झड़पों का गुरुवार, नीमच, सरपंच के किडनैप के बाद विवाद। बरेली, होमगार्ड के जवान की पिटाई। रीवा, लव मैरिज के बाद विवाद। शहडोल, जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे। चाचोड़ा, नशे में धुत युवक का हंगामा। तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में गुरुवार के दिन ताबड़तोड़ झड़पें हुई हैं। तस्वीरें डरावनी थीं और रिश्तों को तार तार करने वाली थी। कहीं मामला घरेलू विवाद का था, तो कहीं शादी के बाद विवाद हुआ, तो कहीं नशे में युवक का हंगामा। साथ ही होमगार्ड के जवानों की पिटाई की भी खबरें सामने आई। नीमच में सरपंच का फिल्मी स्टाइल में पहले किडनैप हुआ और किडनैप के दौरान सरपंच से मारपीट भी हुई। उसके बाद फिल्म की स्क्रिप्ट बदल जाती है। सरपंच के समर्थक किडनैप करने वालों के गांव में दलबल के साथ पहुंचे और जमकर लाठी डंडे चले। 5 तस्वीरों में देखी सरपंच के किडनैप से लेकर हंगामे की पूरी कहानी। ऐसा ही कुछ मामला रीवा में देखने को मिला। भाई की लव मैरिज से नाराज भाई ने रास्ता रोककर नई नवेली भाभी की जमकर पिटाई कर दी। शख्स अपने भाई की लव मैरिज से नाराज था। जब दोनों मंदिर से शादी करके लौट रहे थे, तब भाई ने रोका और मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरें हिंसक हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती दे रही हैं, लेकिन यही तस्वीरें समाज का आईना भी है, क्योंकि ये समाज की मानसिकता को बता रही हैं। लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है कि आज तक हिंसा से किसी का भला नहीं हुआ। पर इतनी सी बात अगर इंसान को समझ में आ जाए तो फिर समझिए कि रामराज ही आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और अब खबर कान्हा नेशनल पार्क से है, जहां अमृत महोत्सव के मौके पर देश भर के नेशनल पार्कों में पैदल गश्ती का अभियान चलाया जा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में 23 से 26 जून तक ये अभियान चलेगा, जिसके तहत पूरा अमला पार्क में पैदल गश्त कर रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसका लक्ष्य सभी राष्ट्रीय उद्यानों में कुल 75,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना है। इसके अलावा नेशनल पार्क का अमला इस दौरान स्कूलों में जाकर वन और वन्य जीव के संरक्षण का महत्व भी बता रहे हैं।
इस वक्त हमें कान्हा नेशनल पार्क में, जहां पर अमृत महोत्सव के तहत एक विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसके तहत जंगल में पैदल गश्ती की जा रही है। यानी जो कान्हा का जो अमला है, अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक सभी पैदल गश्ती कर रहे हैं। इस खास तरह के कार्यक्रम का क्या मकसद है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर नरेश कुमार यादव जी हैं। सर, बंसल न्यूज़ पर आपका स्वागत है। जो ये कैंपेन चल रहा है सर पूरा, और इसका क्या उद्देश्य है, कब से ये शुरू हुआ है और कान्हा नेशनल पार्क में कब तक चलाया जाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपको। अमृत महोत्सव कार्यक्रम भारत सरकार के में राष्ट्रीय बाघ विकास प्राधिकरण, जिसको कि NTCA बोलते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2022 में स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो इस स्वर्णिम अवसर को और यादगार बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में हमारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, उसमें 75,000 किलोमीटर, चूँकि 75 साल पूरे करने जा रहे हैं तो 75,000 किलोमीटर जो है पैदल गश्ती का कार्यक्रम है। इसका जो मुख्य लाभ है वो ये है कि इससे आम जनमानस को ये जानकारी होती है कि वाकई में बाघ संरक्षण का हमारे जीवन में कितना महत्व है। और इस कार्यक्रम के लिए मैं आपको बताऊं कि ये हर टाइगर रिजर्व के लिए इसके लिए अलग अलग जो है समय निर्धारित किया गया है। जैसे कि अभी हम कान्हा टाइगर रिजर्व की बात करें तो 23 जून से लेकर के 26 जून तक 4 दिन हम लोग पैदल गश्ती का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे वरिष्ठतम अधिकारी से लेकर के जो हमारे वन रक्षक हैं, ये पैदल गश्ती जो है करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में जहां बच्चे स्कूल बंद होने पर गैजेट्स, मोबाइल और दूसरी चीजों के जरिए अपने आप को व्यस्त रख रहे थे, वहीं इंदौर की 2 जुड़वा नन्ही लेखिकाओं ने अपनी रचनात्मकता के आधार पर योग पर एक किताब लिख डाली, जिसका नाम सन सैल्यूटेशन है। इस किताब की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। देवयानी और शिव रंजनी की लिखी योग की किताब पर स्वामी अवधेशानंद ने वीडियो कॉल के जरिए बच्चियों को शुभकामनाएं दी हैं। रंग बिरंगी और चित्रों से सजी ये किताब हर किसी को आकर्षित कर रही है। बता दें कि दोनों ही जुड़वा बेटियों की आदर्श उनकी मां है और अपनी मां से प्रेरणा लेकर दोनों ने ये किताब लिखी है। इस किताब की अनूठी बात यह है कि इसमें 14 चैप्टर हैं और किताब में बने चित्र बच्चों ने अपनी कल्पना के आधार पर बनाए हैं। योग के माध्यम से बच्चियों ने स्वस्थ जीवन और इम्यूनिटी को बढ़ाने का संदेश दिया। दरअसल इन बच्चियों के पिता मशहूर कलाकार नीतीश भारद्वाज हैं, जिन्होंने महाभारत में कृष्ण का रोल अदा किया था। वहीं बच्चों का कहना है कि कोरोना काल में उन्हें जो प्रेरणा मिली है, उसके आधार पर उन्होंने अपनी कल्पना को उकेरा है। हमने सन सैल्यूटेशन ये बुक लिखी। ये एकदम बच्चों जैसी और एडल्ट्स भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एकदम बच्चों जैसी है, इसलिए उसमें एनिमल्स हैं, फिर इसमें प्लांट्स हैं और इसमें बच्चे हैं जो आसन कर रहे हैं। तो जो एनिमल्स हैं उनको भी हमने बनाया है, तो कोई कोई आसन कर रहे हैं और कोई कोई उनकी सहायता भी कर रहे हैं या कोई उनको कॉपी कर रहे हैं। ऐसे उसमें एनिमल्स हैं और बहुत सारी ग्रीनरी भी है, क्योंकि योगा जो है वो अगर ग्रीनरी में करें तो बहुत अच्छा लगता है सबको, इसीलिए। मशहूर फिल्म एक्ट्रेस शबाना आजमी के साथ धोखाधड़ी हुई है। गुरुवार को एक्ट्रेस ने ट्वीट कर अपनी आपबीती बताई। एक्ट्रेस ने बताया कि एक अल्कोहल डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने उनसे पैसे ठग लिए और शराब भी नहीं पहुंचाई। अपने ट्वीट में 70 साल की एक्ट्रेस ने दावा किया है कि वो लिविंग लिक्विड्स के साथ जुड़ी हुई थी। उन्होंने लिविंग लिक्विड्स को अपना ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्हें अपना सामान नहीं मिला। शबाना आजमी ने ट्वीट करते हुए सबको आगाह किया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कितने पैसे शराब के बदले दिए थे। शबाना आजमी ने यह भी नहीं बताया कि इस मामले में उन्होंने कोई केस दर्ज कराया है या नहीं। वैसे इससे पहले बॉलीवुड की कुछ दूसरी हस्तियां अक्षय खन्ना, नरगिस फाकरी और करण सिंह ग्रोवर भी ऑनलाइन चीटिंग के शिकार हो चुके हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी कहीं जाते हैं तो उनके फैंस फोटो या ऑटोग्राफ के लिए सेलेब्स के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हाल ही में अभिनेता अनुपम खेर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उनका दिल टूट गया। अनुपम खेर के साथ ये मज़ेदार घटना उनके होम टाउन शिमला में हुई, जहां वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। वहां उनकी मुलाकात ज्ञानचंद नाम के एक व्यक्ति से हुई और मज़े की बात तो ये हुई कि ज्ञानचंद ने अनुपम खेर को पहचानने से साफ इनकार कर दिया।
आखिरकार चेहरा दिखाने के उद्देश्य से अनुपम अपना मास्क भी हटा देते हैं। देखिए ये वीडियो। अच्छा, आपका शुभ नाम? ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी, अच्छा, मेरा नाम जानते हैं आप? नहीं सर। मेरा नाम अनुपम खेर है जी। फिल्मों में मैं अभी सुबह ही आ सर, मैं ड्यूटी नाइट। इनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है कि मैं फिल्मों में काम करता हूँ। मुझे पहचानते हैं आप? हाँ सर। अभी भी नहीं पहचानते? ये देखो, ये होता है हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से शहर में रहने का मतलब। आदमी आपको पहचानता नहीं। और इस बात की मुझे खुशी हुई कि ज्ञानचंद टूटू जी ने, ज्ञानचंद जी पूरा नाम क्या है? ज्ञानचंद ठाकुर जी ने मुझे पहचाना नहीं। आमतौर पे एक एक्टर को जिसने 518 फिल्में की है। एक्चुअली में ना सब कुछ तो इसकी वजह से ना, अब तो पहचान लिया, मास्क इसकी वजह से ना। अब पहचान लिया कि नहीं पहचाना? कौन हूँ मैं? क्या नाम था आपने सर? इट्स अ गुड मोमेंट फॉर मी। चुल्लू भर पानी में डूब सकता हूँ इस समय मैं। फिल्में देखते हैं? कम देखते सर। सर, जय हिंद।